रियासती अदालती कमीशन कायम करने का फैसला किया है। मैं इल्ज़ामात की ताज़ा लहर के मकासद खूब समझता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। नवाज शरीफ साहब ने कमीशन बनाने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन उसके ऊपर मुस्बत रद्दअमल नहीं है। क्योंकि रद्दअमल मुस्बत इसलिए नहीं है कि माजी में ऐसे किसी भी कमीशन का जो आउटकम था वो कभी भी मुस्बत हुआ ही नहीं है। कमीशन आमतौर पर बनाए जाते हैं कवर अप करने के लिए, किसी चीज़ को छुपाने के लिए। एतजाज़ एहसन साहब ने जस्टिस अफजल वाले कमीशन का जिक्र किया था गुज़श्ता रोज़ कि जब वो लोन्स वाला इशू इनके ऊपर आया तो एक शख्स को, एक जज को तैनात किया, पसंद की रिपोर्ट बनी, बाद में 2 साल बाद एतजाज़ साहब कहते हैं उसे सेनेटर बनवा दिया। लाहौर में मॉडल टाउन का सान्या हुआ, वहाँ खुद एक जज का कमीशन बनाया, जज की रिपोर्ट पसंद नहीं आई, उसके ऊपर एक और कमीशन बना दिया और रिटायर्ड जज का बना दिया। तो मियाँ साहब खुद प्राइम मिनिस्टर, उनकी अपनी लॉ मिनिस्ट्री एक जज का नाम तजवीज़ करेगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस मियाँ साहब तय करेंगे और मियाँ साहब का ही केस वो गौर से सुनेंगे और मियाँ साहब उसके ऊपर फिर फैसला करेंगे। इससे ज़्यादा बड़ी नाइंसाफ़ी की बात हो नहीं सकती। अब मियाँ साहब जो कहानी बयान कर रहे हैं गुज़श्ता रोज़ जो उन्होंने तकरीर की, उसमें एक चीज़ बहुत बड़ी कमी उसमें रह गई। कमी उसमें ये रह गई कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो मेन एलिगेशन है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफशोर कंपनीज़ बनाई और इनके बच्चों के नाम पे ये प्रॉपर्टीज़ है। उस इशू को एड्रेस करने की कोशिश ही नहीं की। उसको छोड़ के दाएं बाएं ये बताया कि 1947 में पाकिस्तान बना था, मैंने इतने साल में ग्रेजुएशन पास की, मेरे अब्बा ने ये प्रॉपर्टी बनाई, उनके वालिद अच्छे कारोबारी शख्सियत है, उनके ऊपर कोई दूसरी राय हम नहीं देंगे। लेकिन जो असल इल्ज़ाम है उसको तो आप एड्रेस करिए। आपने कारोबार बनाया था, बहुत अच्छा किया था, आपने टैक्स अदा नहीं किया था, मैं रोज़ डॉक्यूमेंट्स दिखाता हूँ, उसका आप जवाब नहीं देते। आपकी ऑफशोर कंपनीज थी जिसको आप डिनाई कर रहे हैं और डिनाई इस तरीके से कर रहे हैं कि कह रहे हैं रिटायर्ड जज लगा दूंगा जो तहकीकात करेगा। अब इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि आज सारा दिन हम बहुत से डॉक्यूमेंट्स जो थे सर्च करते रहे। मैं आपको तरतीबवार कुछ चीज़ें दिखाऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि नवाज शरीफ साहब के पास ये प्रॉपर्टीज़ 90 की दहाई से हैं, 90 की दहाई से, मिड 90 से एटलीस्ट वो इनके ओनर हैं, बेनिफिशियल ओनर हैं, वहाँ रहते रहे हैं और इनके ख़िलाफ़ जो लंदन की अदालतों में मुकदमात थे, अल तौफीक ट्रस्ट के, हुदैबिया पेपर मिल्स के, उसके हवाले से यही प्रॉपर्टीज़ जो थी जज ने अटैच करने का ऑर्डर पास किया था। पहले मैं आपको क्रिस्टीना लैम का एक 2000 का दिसंबर 2000 का एक आर्टिकल उसको कोट भी कर रहा हूँ, उसको दिखा भी रहा हूँ और उस पैरा में लिखा क्या है, ये उस वक्त की नैब जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनाई थी उसकी नैब की रिपोर्ट के ऊपर क्रिस्टीना लैम ने एक आर्टिकल लिखा है। और क्रिस्टीना लैम क्या कहती हैं कि नैब के मुताबिक लंदन में नवाज शरीफ के 7 अपार्टमेंट्स हैं, जिनमें से एक अपार्टमेंट मेफेयर और एक पार्क लेन में है। नवाज शरीफ के बैंक अकाउंट लंदन, एक 2 और जगह जी ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड और एक और जगह लिखी हुई है। नवाज शरीफ की कुल दौलत की मालियत तकरीबन 700 मिलियन पाउंड्स है। ये क्रिस्टीना लैम ने दिसंबर 2000 में लिखा जब नवाज शरीफ साहब ने एग्ज़ाइल डील साइन की थी। ये तो क्रिस्टीना लैम का आर्टिकल है, नैब ने बताया था। जनरल मोहम्मद अमजद से मैंने इंटरव्यू भी किया था, जनरल मोहम्मद अमजद ने भी ऐसी बातें कुछ कही थी। हो सकता है जनरल थे तो वो जनरल साहब का कुछ ख्याल रखा हो। लेकिन अब आपको एक और चीज़, अर्दशेर कावेजी, पाकिस्तान में बड़ा एहतराम से उनका नाम लिया जाता है और वो चीज़ें जो आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर भी काफ़ी वो रिसर्च वर्क करके लिखते थे, इसके बगैर नहीं थे लिखते। डॉन 21 मई सन 2000 अर्दशेर कावेजी लिख रहे हैं। ये अभी मैं आपको कोशिश करूँगा ब्रेक के अंदर इसका लिंक निकाल के तो इसकी पूरी तफसील आपको बताऊँगा कि नवाज शरीफ साहब ने जो लोन्स लिए हुए थे अल तौफीक ट्रस्ट से, तो इन्होंने डिफ़ॉल्ट कर दिया। जो ड्यू डेट थी, ड्यू डेट पे वो पैसे वापस नहीं किए, मुकदमा चल पड़ा। मुकदमा चला तो जज ने ऑर्डर पास कर दिया कि इनकी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ लंदन के अंदर और उन चारों के एड्रेसेस हैं 16, ये मैं एज इट इज़ जो कोट किया हुआ है कावेजी ने कोट एंड कोट पढ़ के सुना रहा हूँ। 21 मई सन 2000, मियाँ साहब आप भी आर्टिकल खोल के पढ़ सकते हैं, नेट पे अभी भी दस्तयाब है। 16, 16A, 17 एंड 17A एवनफील्ड हाउस एट 117128 पार्क लेन लंदन, इसको अटैच कर लें। ये जज ने ऑर्डर पास किया हुआ है, बरतानवी जज ने, जहाँ तौफीक का केस चल रहा था। फिर उसके जवाब में मियाँ साहब ने जो है उनसे एग्रीमेंट किया और इनकी ओनरशिप किसके नाम पे है, एक का नाम नहीं लूँगा, इस दुनिया में शख्सियत नहीं है मियाँ साहब की फैमिली से, उनका नाम छोड़ देता हूँ। दूसरे 2 नाम जो इन फ्लैट्स के मालिक हैं, एक का नाम है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, दूसरे का नाम है मियाँ शहबाज शरीफ। और ये जज ने ऑर्डर पास किया हुआ 5 नवंबर 1909 में, 5 नवंबर 1909 में।
और फिर उसके बाद मियाँ साहब ने सेटलमेंट की, और सेटलमेंट के नतीजे में ये 400 और $425 मिलियन की 3 पेमेंट्स हैं, तकरीबन $1.2 बिलियन टोटल अमाउंट है जो इन्होंने सेटल की और उसको पे ऑफ किया और अपने अपार्टमेंट्स बचवाए, और वो जो अल-तौफीक ट्रस्ट का केस था उसको सेटल किया। फिर उसके बाद जब ये सऊदी अरब से पाकिस्तान आने के लिए रास्ता अपनाते रहे, और यहाँ 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब ने आने की कोशिश की, फिर एक दफ़ा मियाँ साहब ने आने की कोशिश की, फिर ये अल्टीमेटली जद्दा से शिफ्ट होते हैं। तो यही इनकी जाए पनाह थी। कोई ऐसी अचंबा नहीं है, खुफिया चीज़ नहीं है जिसको बयान न किया जा सके। मरियम सफदर, मरियम नवाज शरीफ साहबा का जो मरियम सफदर के नाम से सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स में एक वो मिनरवा वो के नाम से वो एक आता है कंपनी, ये दिखाइएगा जी प्रोड्यूसर साहब, स्क्रीन पे दिखाइएगा। इनसे पूछा गया कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, या आप कंपनी बनाने जा रही हैं, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? तो ये ज़रा स्कैन करके, ये तो नाम दिखा रहे हैं, आप वो भी दिखा दीजिए। सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर बताया गया कि 60 साल जो हमने कमाया है, ये वो मरियम सफदर की कंपनी है। आगे पासपोर्ट की इनकी कॉपी भी लगी हुई है, पासपोर्ट की इनकी कॉपी भी दिखाइए जी। और पासपोर्ट की कॉपी दिखाने के बाद फिर सांबा बैंक से इन्होंने लोन लिया, और सांबा बैंक से जो लोन लिया, सऊदी अमेरिकन बैंक से जो लोन लिया, उसमें एड्रेस भी जद्दा का है, और उसके ऊपर जो डेट दर्ज है वो 5 दिसंबर 2005 की है। और जो डॉक्यूमेंट्स उससे पहले हमने नीलसन के और बाकी 2 कंपनीज के जारी किए हैं, वो ये मेरे हाथ में पूरा पलंदा पकड़ा है। अब इसको किसी रिटायर्ड जज की मियाँ साहब ज़रूरत नहीं है, इसमें एक तहकीकाती कमीशन जैसे फ्रांस ने बनाया, जैसे हॉलैंड ने बनाया, जैसे दुनिया के बाकी कंपनियाँ, दुनिया के बाकी ममालिक कर रहे हैं, तो आपकी नैब और FIA को तहकीकात करके एक केस सबमिट करना चाहिए। और ये बेसिकली टैक्स जो आपने बचाया, इससे ज़ाहिर यही होता है इन डॉक्यूमेंट्स के नतीजे में। और पूरी दुनिया ने टैक्स फ्रॉड के केसेस किए हैं, पूरी दुनिया ने किए, किसी एक मुल्क ने नहीं किया। आइसलैंड के वज़ीर-ए-आज़म ने तो खैर उससे पहले इस्तीफ़ा दे दिया, बाकी दुनिया के जितने बड़े बड़े नाम सामने आए हैं वो टैक्स फ्रॉड की इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं। तो ये वो केस है जिसके नाम से भी शुरू करना है, स्टार्ट इसी से होगा, टैक्स फ्रॉड का केस होगा, और पैसा किस ज़रिए से पाकिस्तान से बाहर गया। असद उमर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ हैं। असद उमर साहब, वेरी वार्म वेलकम। आप तो कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत सारी ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ होंगे, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ, सिर्फ चीज़ें रिपोर्ट करता हूँ, उस दौर में भी करते थे, अब भी करते हैं। चीज़ें सारा दिन मैंने स्कैन की, जो मेरी समझ में आई हैं मैंने तो वो बयान किए हैं कि ये आपने पैसा छुपाने के लिए वो शेल कंपनीज क्रिएट की थी। शेल कंपनीज ही बोलते हैं ना जी आप इन्हें, कि जिसमें सिर्फ पैसे को छुपाने का धंधा होता है, अमली तौर पर कोई काम नहीं होता। तो या टैक्स एवेजन करनी होती है या पैसा छुपाना होता है, या दोनों करने होते हैं। यहाँ क्या हुआ है? देखिए, ऑफशोर कंपनी जो है वो बनाई जाती है, ज़्यादा 2 बुनियादी मकासद होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं। 2 बुनियादी मकासद हो, जैसे आपने कहा, या पैसा छुपाना आपने, और वो जाहिर है पैसा जो है फिर आपका जायज़ कमाई हुई दौलत नहीं होती जिसको आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, या वो टैक्स बचाने के लिए किया जाता है। अगर सिर्फ टैक्स बचाने के लिए किया जाए तो उसको छुपाया नहीं जाता। बड़ी दुनिया के अंदर इन्वेस्टमेंट्स होती हैं और वो ये ऑफशोर टैक्स हेवन इस्तेमाल करते हैं, वो डिस्क्लोज्ड होता है, वो लोगों, उनकी टैक्स अथॉरिटी को भी पता होता है, उनको शेयर होल्डर को भी पता होता है कि जी ये पैसा जो है ये इस कंपनी के जरिए लेके जा रहे हैं हम यहाँ पे। जहाँ पे छुपाया जाए, जहाँ पर पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के अंदर जो आप गोशवारे दाखिल कराएं उसके अंदर ना इनका नाम मेंशन करें, जो आप टैक्स रिटर्न फाइल करें उसके अंदर ना मेंशन करें। और ये मैं क्लियर कर दूं कि दोनों ये रिक्वायरमेंट जो हैं उसमें ये कदगन नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान के आपने असासे बताने, तमाम दुनिया में अगर आपके कोई भी असासे तो आपने उनको बताना है। तरीकाकार अब क्या होना चाहिए था सर? तरीकाकार तो बहुत सादा सा, जैसे आपने कहा कि एक ऐसा इंडिपेंडेंट तहकीकाती कमीशन हो जिसके पास पूरे इख्तियारात हों, जो इंटरनेशनल फोरेंसिक ऑडिटर भी अपॉइंट कर सके, जो इदारे हैं पाकिस्तान में जहाँ पे ये रिकॉर्ड मिलते हैं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जरिए बैंकिंग सिस्टम का, FBR का टैक्स रिकॉर्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो आपने गोशवारे जमा कराए हैं, जो बाहर पैसा ले जाने की स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है उसका रिकॉर्ड, ये तमाम रिकॉर्ड तक उसका एक्सेस हो। और जाहिर है क्योंकि वजीर आजम की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उनकी फैमिली की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वो एक ऐसे तरीके से तहकीकाती कमीशन कायम किया जाए जिसके ऊपर कंट्रोल वजीर आजम या हुकूमत पाकिस्तान का ना हो। अगर ये अर्शद कावस जी का आर्टिकल और ये जज के सारे केसेस का नंबर भी दर्ज है और डेट्स भी दर्ज है, पूरी उन्होंने जजमेंट को रिप्रोड्यूस किया है। 21 मई सन 2000 के बरतानवी जज ने ऑर्डर क्या पास किया कि इनके चारों जो अपार्टमेंट्स हैं उनको अटैच कर लें। अगर ये बात जो है कोर्ट ऑफ लॉ में पर्जरी के तौर पर पेश की जाए तो फिर अदालत का रद्दअमल क्या होगा? सारी जिंदगी MNA बनने से फारिग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद कानून कौन कौन से तोड़े गए, असासे छुपाए गए,
जो टैक्स देना था उस दौलत से जो ट्रांसफर किया हुआ वो ब्रेक किया गया, मनी लॉन्ड्रिंग का स्टेट बैंक अप्रूवल के बगैर पैसा बाहर ले जाने का कानून तोड़ा गया, इलेक्शन कमीशन की जो गोशवारे दाखिल कराने का है वो तोड़ा गया। ये चारों जुर्म ऐसे हैं जिसके ऊपर सजा जो है कैद की बनती है। आपको भी और सईद गनी साहब को भी अरशद कावसी का ये आर्टिकल तोहफतन दूंगा सर, ये आप इसको इस्तेमाल करते हुए अदालत से, इलेक्शन कमीशन से जरूर रुजू करिएगा। इंसाफ का काम तो होना चाहिए ना? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जिम्मेदारी, बुनियादी जिम्मेदारी जो है ये केस फाइल करने की और उसको बाकायदा प्राइम मिनिस्टर अपने ऊपर तो केस नहीं करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान की। अटर्नी जनरल जो है वो टेक्निकली लीगली हुकूमत पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। अटर्नी जनरल साहब क्यों नहीं एक्शन ले रहे, उसके ऊपर खामोश क्यों है? आप तो रखते हैं, होनी चाहिए। काम क्या लिया आपकी, अगर आप तो रखते हैं सर अगर लेकिन सईद गनी साहब से भी पूछ लें। सईद गनी साहब, मैंने आपके आने से पहले अरशद कावसी का एक आर्टिकल कोट किया कि अल तौफीक ट्रस्ट से लड़ाई चल रही थी तो बरतानवी जज ने 5 नवंबर 99 को एक ऑर्डर पास किया कि इनकी चारों प्रॉपर्टीज जो है ना लंदन में, उनको अटैच कर लें जब तक ये पैसे नहीं देते। और वो चारों प्रॉपर्टीज पार्क लेन के 4 अपार्टमेंट्स हैं, मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के नाम। 5 नवंबर 99 का ये ऑर्डर है। अरशद कावसी ने अपने आर्टिकल में इसको कोट किया हुआ है। उसके अलावा दिसंबर 2000 में क्रिस्टीना लैम ने पूरी तफसील लिखी है कि नैब के पास कौन सी तफसीलात थी जब मियाँ साहब पाकिस्तान से जद्दा तशरीफ़ ले गए, और वो जनरल मुशर्रफ और उस वक्त की नैब ने जो जो इन्वेस्टिगेट करके अनर्थ किया था वो उसने अपने डॉक्यूमेंट में कोट किया हुआ। मलिक साहब, एक तो अगर आप रिकॉर्ड देखें उठाकर तो मियाँ साहब के ऊपर जितने भी केसेस बने हैं, कोई एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें वो मेरिट पर उन केसों से उनकी जान छूटी हो। कोई एक भी केस नहीं है। मेरिट पे जान नहीं छूटी? कैसे छूटी? कि भाई केस चला हो, शहादतें आई हो, फिर साबित हुआ हो कि नहीं इनके खिलाफ कुछ नहीं है। तो केस कैसे खत्म हुआ? आपने जिसका अभी जिक्र किया है कि 99 में जब ये हुआ और ये 2000 में चले गए बाहर, उस वक्त जो केसेस नेब में चल रहे थे तो वो केसेस नेब ने पेंड कर लिए, इसलिए कि ये थे नहीं यहाँ पर। और जब ये वापस आए तो उसके बाद कोशिश की गई कि नेब उन केसेस को रीओपन करे। और ये बात मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे अदवार में जो चेयरमैन नेब को ये टिकने नहीं देते थे, उसका एक सबब ये था कि जब तक चेयरमैन नेब किसी डॉक्यूमेंट पे दस्तखत करके अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में रिक्वेस्ट फाइल नहीं करेगा कि जी केसेस रीओपन किए जाए, वो नहीं हो सकते थे। तो उन्होंने हर चेयरमैन नेब को जो है कंट्रोवर्शियल बनाया और उसको टिकने नहीं दिया उन्होंने, जो कई बरसों तक ये चलाते थे सारा कुछ। बुनियादी सबब उसका ये था। और जब ये सारा कुछ हुआ तो अब हाई कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो बहुत कम मीडिया पर भी आया और उसके प्रोग्राम भी नहीं हुए। उसमें यह कहा गया कि इनके खिलाफ जितने केसेस बनाए गए हैं वो सियासी इंतकामी कार्रवाई हैं, उनको क्वाश कर दिया जाए। वो बगैर चले अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स में अदालतों से क्वाश हो गए। मैं एडमिरल फसी बुखारी को यहाँ कोट कर सकता हूँ। मैं उनसे मिलने गया जब वो केसेस ओपन कर रहे थे आप ही के दौर में, तो मेरा ख्याल था कि शायद आप दोनों की दोबारा वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के आपस में कोई वो टकराव वाली सियासत शुरू होने लगी है। तो एडमिरल फसी बुखारी के लफ्ज़ थे कि मैं ये केसेस ओपन करूँगा क्योंकि मेरे दस्तखत से ओपन होने हैं, तो फिर ये क्वैशमेंट के लिए फ़ाइल कर सकते हैं, वैसे ये क्वैश नहीं हो सकते। तो मैं उनको फेवर कर रहा हूँ, उनको विक्टिमाइज़ नहीं कर रहा। ये एडमिरल फसी बुखारी को मैं कोट एंड कोट बोल रहा हूँ। और उसके बाद दोनों केसेस जो थे उनके बगैर तहकीक के, वो उन्होंने कहा तहकीक नहीं हुई, अदालत ने डिसमिस कर दी। और सारे केसेस जितने भी आज तक किसी केस में देख हमारे खिलाफ ये केस वो जो मैं कोट कर रहा हूँ, ये बरतानवी जज का फैसला है जिसमें उन्होंने इनकी प्रॉपर्टीज अटैच करने का हुक्मनामा जारी किया। मियाँ साहब तो कहते हैं मेरी प्रॉपर्टी नहीं है। ये सिर्फ आदित्य कावसी के आर्टिकल में नहीं है, पूरी डिटेल्स वो मास्टर कहते हैं उसको जिसने ये पास किया था। 2 जजमेंट पास हुई थी, दोनों के नाम तक मौजूद है इसमें लिखे हुए। पहली दफा जो जजमेंट हुई उन्होंने उस वक्त वजीर आजम थे तो उन्होंने उसको लिफ्ट नहीं कराई। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई कि कर्जा लेके वापस भी करना होता है। दूसरी दफा वजीर आजम नहीं रहे थे, ये बात दुरुस्त है। तो उसके बाद उनको मजबूरी और फिर उन्होंने अटैचमेंट के ऑर्डर दे दिए थे, तो फिर पैसा वापस किया। ये दूसरे ऑर्डर के बाद जब उनकी हुकूमत डिसमिस हो गई हुई थी तब पैसे वापस किए, पहले ऑर्डर के बाद पैसे वापस नहीं थे किए। अरे कमाल हो गया, छा गए भैया। ये तो पाकिस्तान में भी आपने उनका जहाज रोक लिया था जी, आपने जोनाथन जहाज रोक लिया। मियाँ साहब ये जब से हमने होश संभाली है ना, जोनाथन जहाज की कहानी सुनाते हैं। एक था जोनाथन जहाज, उसमें उस वक्त के जो कस्टम, बहरहाल वो हमारे ऊपर ही आता है, हमारी हुकूमत थी, लेकिन चले हम मान लेते हैं हमने रोका था। उसमें स्क्रैप आना था जो डॉक्यूमेंट्स में बताया गया था, और उसमें स्क्रैप की जगह पूरी जो एक शुगर मिल की एक पूरा प्लांट होता है वो उसके अंदर था। उसमें शुगर मिल का पूरा प्लांट था जी। चेक करवाया था आपने? उसकी कोई रिपोर्ट वगैरह है या सिर्फ आप इल्जाम माइज कर? देखें, उस वक्त जो कस्टम के एहलकार थे वहाँ के, उन्होंने रोका था। और ये कोई इतनी आसान बात तो नहीं है कि आप कई महीनों तक एक जहाज को रोके रखें। ज़ाहिर है उन्होंने अदालतों में भी गए होंगे, बहुत सारा उन्होंने शोर भी मचाया होगा, लेकिन उसके अंदर स्क्रैप की जगह शुगर मिल का प्लांट था। फिर क्या किया आपने उसका?
नहीं, फाइनली तो मुझे याद नहीं कि उसका क्या हुआ, लेकिन वो जहाँ पे इल्जाम है कि हमने नहीं छोड़ा था उसका। आपको ज़हन में असद उमर साहब, आप उन दिनों लेकिन बस असल सवाल ये है कराची में जाके हो सकता है जहाज में आप भी देखे हो क्या पड़ा हुआ है। हम मान लेते हैं कि भुट्टो साहब ने बड़ी ज्यादती की, नेशनलाइज कर दिया, कौमियाली है इनके एहसास से बड़ी ज्यादती की, बेनजीर भुट्टो ने जहाज रोक दिया। मुझे बता दें कौन सा कानून ये कहता है कि अगर उन्होंने आपके साथ ज्यादती की तो आप खुफिया अकाउंट कंपनियां खोल के उससे गैर मुल्की असासे ले लें, ना इलेक्शन गोशवारों में उनको जाहिर करें, ना टैक्स रिटर्न में उनको दिखाएं, ना स्टेट बैंक से कोई अप्रूवल लें पैसा बाहर ले जाने की। उन दोनों चीजों का आपस में ताल्लुक क्या है? और कल आपने नोट किया हुआ वजीर आजम ने बड़ी अपने वालिद साहब ने जिस तरीके से वालिद मोहतरम ने काम शुरू किया, मेहनत की, उसका जिक्र किया, हर चीज का जिक्र किया, सिर्फ जो असल सवाल था उसका जवाब नहीं दिया, इसलिए कि जवाब है कोई नहीं। तो मियां साहब ऐसे कमाल के आदमी है, वो उन्होंने कहा कि मेरा जोनाथन जहाज जो एक और उन्होंने रोक लिया था, इसलिए लंदन के अपार्टमेंट का देखें, एक और भी फैक्ट है जो लोगों को नहीं पता होगा, नेशनलाइजेशन का सबको पता है, और सिर्फ ये इनका इत्तेफाक फाउंड्री नहीं थी, बेशुमार इदारे थे जो कमिया गए थे, लेकिन शायद ये लोगों को नहीं पता कि जयाउल साहब जब आए थे तो उन्होंने इत्तेफाक फाउंड्री इनको वापस कर दी थी। तो वो चंद बरसों तक जरूर हुकूमत पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान के पास रही, लेकिन फिर दोबारा उनको लौटा दी गई थी जयाउल के दौर में। सारा कुछ आप लोगों के साथ ही होता है सर, सियासी लोगों के साथ। एक कभी मैंने स्टेटमेंट असद उमर साहब को सुनानी है ब्रेक के बाद, आप लोगों के भी नाम आने वाले हैं, मुझे पता चला है उन फरिश्तों में। हमारे पास तो पहले असद उमर साहब का भी नाम आ रहा है। देखिए, हमारे तो लीडर्स के पहले भी मुकदमा बनते हैं, और हम यकीन जो बात पहले मैंने कही थी ना कि हमने अदालतों में सामना किया है। ब्रेक ले लूँ मैं, ब्रेक के बाद असद उमर साहब को नाम सुनवाएंगे और उसके बाद इनसे पूछेंगे कि पनामा जो पेपर्स हैं उसका जो नेक्स्ट एपिसोड है, हो सकता है उसमें सईद गनी साहब और असद उमर साहब। मेरा अगर होगा तो मैं दे दूंगा किसी। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। पनामा पेपर्स में अभी तक 200 पाकिस्तानियों के नाम आए हैं, पॉलिटिशियंस के, बिजनेसमैन के, मीडिया के लोगों के। एक जज का मलिक क्यूम साहब हमारे बड़े नेक नाम आदमी, अक्सर जगहों पे उनका नाम आ जाता है, तो इसका नाम, उनके नाम के बगैर ये पनामा पेपर्स पूरे ही नहीं थे हो सकते, इसलिए उनका नाम भी साथ शामिल है। तो अब असूल की बात यह है कि जैसे FIA को या किसी और इदारे को, नैब को, ऐसे किसी बड़े करप्शन स्कैंडल के ऊपर सर जोड़ के JITs बनाते हैं ना मुख्तलिफ कामों के लिए, तो यहाँ पे भी हमारे कौमी इदारों को बैठ के सारे फैक्ट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, और फिर वो फोरेंसिक इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, पूरा आपकी ट्रांजैक्शंस को स्कैन करते हैं, पैसा कहाँ से आया, किन किन चैनल से गया। वो 6-7 दफ़ा आमतौर पर ऐसे पैसे को घुमाया जाता है कि उसका ओरिजिन जो है वो दरमियान से कहीं गायब हो जाए, पता ही ना चले कि इसका ओरिजिन था क्या। फिर अल्टीमेटली जो बेनिफिशियल ओनर है उसकी प्रॉपर्टी जहाँ खरीदी हुई है वहाँ जाके इसका लिंक टूट जाता है असल के साथ। तो ये काम वो जो आपके फोरेंसिक एनालिसिस वाले काम है, ये वो एक कंपनी कर सकती है जो आपको हायर करनी पड़ेगी, लेकिन बुनियादी तौर पर FIA, नैब, इनको बैठना पड़ेगा और एक तहकीकाती कमीशन बने, और सुप्रीम कोर्ट जो है बेंच उसका, नॉट रिटायर्ड जज जो पसंद की रिपोर्ट लिखकर सफाई करके हाथ धो के चला जाए, सुप्रीम कोर्ट का बेंच उसको सुपरवाइज़ करे। लेकिन एक ज़ुबैर उमर साहब ने गुज़श्ता रोज़ नाम लिया अपने भाई असद उमर का, वो सुन लें कि वो क्या कहते हैं। आने वाले दिनों में बहुत से और लोगों के नाम आ सकते हैं, क्योंकि ये कोई 11 मिलियन से ज़्यादा टोटल रिकॉर्ड्स हैं जो उन्होंने हैक किए हैं, जिसमें से एक हिस्सा सिर्फ अभी पब्लिक हुआ है, ज़्यादा हिस्सा अभी आना बाकी है। तो सुनिए ज़ुबैर साहब क्या कह रहे हैं। मेरा भाई या भतीजा या भांजा, हम सब मैं 12 साल नौकरी करता रहा हूँ बाहर। असद उमर की बाहर जायदाद है, तो क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है? मेरा भाई या भतीजा या भांजा, हम सब मैं 12 साल नौकरी करता रहा हूँ बाहर। असद उमर की बाहर जायदाद है, तो क्या उन्होंने कोई गलत काम किया है? जी, असद उमर साहब की बाहर जायदाद है, कौन सा गलत काम है? असद उमर साहब कहाँ कहाँ जायदाद है? ये जी जुबैर साहब ने बड़ा जुल्म किया कि मेरी बाहर जायदाद है, मुझे नहीं बताया वो जायदाद है कहाँ। पहले तो मैं रिकॉर्ड के ऊपर आपको जवाब दे दूं, ठीक है जी। मेरी ना 1 रुपए की या कोई जायदाद ना पाकिस्तान के बाहर आज है, ना जिस दिन से पैदा हुआ हूं कभी रही है। ये अंडर ओथ आप स्टेटमेंट दे रहे हैं? अंडर ओथ स्टेटमेंट दे रहा हूं। मैं आगे आपको इसके ऊपर और ऑफर करता हूं, ठीक है जी। मैं इस मुल्क में पैदा हुआ था, इंशाअल्लाह ताला इसी की मिट्टी में दफन होऊंगा जिसमें मेरे माँ बाप की कब्रें हैं। ना इससे बाहर कभी पैसा रखा है ना कभी रखूंगा, लेकिन मेरे अल्फाज नहीं लेने चाहिए आपको। हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास है। मुस्लिम लीग नून से मैं ये दरखास्त नहीं करता, डिमांड करता हूं, मुतालबा करता हूं, असद उमर की इन्वेस्टिगेशन कराएं। अगर असद उमर की 1 करोड़ की जायदाद आज सिर्फ नहीं, कभी भी जिंदगी में पाकिस्तान से बाहर हुई हो, सिर्फ MNA की सीट से ना हटाया जाए, सिर्फ जेल में ना डाला जाए,
फांसी दी जाए। क्यों दी जाए? क्योंकि इस मुल्क में गरीब को इलाज नहीं मिल रहा, स्कूल में जाने के लिए बच्चे के पास बजट हमारे पास नहीं है, और असद उमर दौलत चुरा के बाहर रख रहा है, उसको तो फांसी देनी चाहिए। तो जुबैर उमर साहब के साथ क्या करना चाहिए? सर जुबैर उमर साहब जो है वो आप खुद फैसला कर लें, लेकिन मेरी फिर दूसरी दरखास्त भी होगी। ये तो मैंने अपनी ऑफर कर दी, शुरू मुझसे कर। आप अनुरोध कह रहे हैं कि आज तक ना आपका पाकिस्तान से बाहर जायदाद थी, ना पैसा था, ना आइंदा होगा, ना अभी है। इंशाल्लाह आइंदा होगा कभी, ना अभी है। ठीक है, जो मैं ओथ पे कह रहा हूं, ऑन एयर कर रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं, मुझे कोई पनामा पेपर नहीं, दुनिया की जो मर्जी आप पेपर निकालना चाहिए उसे निकाल के दे सके। लेकिन इसके साथ मैंने अपने आप को ऑफर कर दिया, मेरी इन्वेस्टिगेशन का जाहिर है उन्होंने बोला है तो उनके पास रिकॉर्ड होंगे, कल टीवी पे ले आए, सब जज के पास ले जाए, कोर्ट में। और अगर ना उनके पास सबूत हो तो फिर उनके साथ क्या किया जाए? सर फिर जो झूठा इल्जाम लगाने वाले के साथ होता है वो तो इस्लाम के अंदर बहुत बहुत बड़ी सजा है उसकी, कज़फ़ वाला कानून का इतलाक होता है। लेकिन मेरा उसके बाद फिर मेरा मुतालबा फिर दूसरा भी है। ये पहला मुतालबा है, दूसरा मुतालबा उन्हें जेल में भेजना पड़ेगा जुबैर उमर साहब। सर अगर जेल की सजा बनती है झूठा इल्जाम लगाने पे तो फिर जेल की सजा बनती है। मैं तो खुद जेल पे जाने को तैयार हूं अगर ये इल्जाम दुरुस्त है, क्योंकि मेरे टैक्स रिटर्न। आपकी एमएनएशिप जाए और आप जेल जाएं अगर आपकी हो, और अगर उनका झूठा इल्जाम है तो फिर उनकी वजारत जाए और वो जेल जाए। जो भी उसकी कानूनी सजा होती है वो उसका, ये तो इखलाकी ज्यादा कानून से कानूनी मेरा उसका नहीं है। लेकिन मेरा दूसरा मुतालबा ये है कि फिर यही जो मैं अपने लिए ऑफर कर रहा हूं ना, यही फिर इतलाक होना चाहिए मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, उनके बच्चे, उनके दामाद। अगर उन्होंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर उन्होंने असासे छुपा के मुल्क के बाहर बनाए हैं, अगर उन्होंने अपने इलेक्शन रिटर्न के अंदर गलत दिया है, अगर बगैर स्टेट बैंक अप्रूवल के वो पैसा लेके गए, फिर मैं देखना चाहता हूं वो भी डी सीट हो, वो भी जेल जाए। मुझे फांसी दे दो, उनको फांसी ना दे, सिर्फ जेल भेज। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, अस्सलाम वालेकुम। सर, पाकिस्तान से बाहर जिन लोगों ने असासे बनाए और छुपाए, डिक्लेयर भी नहीं किए, या टैक्स मनी जो थी वो पे नहीं की और पैसा छुपा के ले गए, उनके साथ क्या सजा होनी चाहिए कानून के मुताबिक? जी, उनके खिलाफ वही सजा होना चाहिए जो कि असद उमर साहब बताते हैं। हम उनके साथ 100% मुत्तफिक हैं, लेकिन ये उसी सूरत में हो जबकि ये चीज साबित हो जाए कि उन्होंने कोई जुर्म किया है जो पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक जुर्म है, उसके लिए सजा मुकर्रर है। असद उमर साहब अपने लिए तो इंक्वायरी कमीशन या इंक्वायरी करवाना चाहते हैं, उसके नतीजे के तौर पर वो फांसी चढ़ने को तैयार हैं और जेल जाने को तैयार है। लेकिन कोई और, वो भी वजीर आजम के स्टेचर का आदमी, अगर वो सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू अपने आप को सरेंडर करता है उसके सामने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, और जिस लम्हे उसने ये कार्रवाई की उससे तकरीबन 5 मिनट पहले तमाम चैनल्स के ऊपर तमाम ये साहिबान जो अभी राय दे रहे हैं और अपनी दायमा अक्ल के अपने ख्यालात के घोड़े दौड़ा रहे हैं, सबका मुतालबा ये था कि वज़ीर आज़म अपना इन्वेस्टिगेशन करवाएगा और अपनी सफाई पेश करे। अब जब ये कार्रवाई आई है तो फिर फॉरेंसिक और पता नहीं क्या और वगैरह वगैरह, बात बिल्कुल सीधी सी है। जनरल कादिर बलोच साहब, क्या ये मुनासिब होगा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान खुद अपनी मर्जी से एक अपनी ही वजारत के तहत रिकमेंड किए हुए नाम के खुद टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय करके एक रिटायर्ड जज को कहें कि मेरी रिपोर्ट लिख दो, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी मेरी, वजारत भी मेरी, जज भी मेरी मर्जी? नदीम मलिक साहब, अजम्पशन पे न जाइएगा, इंतजार कीजिएगा, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या आते हैं। ये मैदान, ये घोड़ा, ये सब कुछ सामने है। असेंबली कल उसका सेशन भी होने वाला है, उसके अलावा मीडिया भी उस सामने है। जनरल कादिर बलोच साहब, हक इंसाफ की बात करिए, हक इंसाफ की बात करिए। बेहतर ये नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठे, आपके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम है और 200 बड़े लोग हैं पाकिस्तान के जिनका नाम आ चुका है, बड़े बड़े कारोबारी शख्सियात हैं, कोई बैंक का प्रेसिडेंट है, कोई मीडिया हाउस का प्रेसिडेंट है, कोई एक पूरी फैमिली है, सैफुल्लाह फैमिली है पूरी, उसका नाम है। तो भाई साहब, जिस किसी का नाम हो, मकसद ये है कि बाहर के मुल्कों में कारोबार करना हमारे पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक कोई जुर्म नहीं है जब तक वो इल गाटन मनी न हो, लॉन्डर्ड मनी ना हो और इस किस्म की कोई कार्रवाई ना हो। और अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई पैसे छुपा के रखना जुर्म है। ये पार्लियामान लीक्स ने ये चीज, ये पार्लियामान लीक्स ने लीक नहीं किया हुआ था, हुसैन नवाज ने ये चीज लीक किया। सर, उन्होंने लीक उसी वक्त किया जब उनसे सवाल पूछा गया, उसने खुद कही। नहीं सर, रिकॉर्ड पे है, आपने दिखाया। तो जनरल कादिर बलोच साहब, उन्होंने उस वक्त ये इंटरव्यू दिया है, उन्होंने आज से कोई 10 साल पहले इंटरव्यू नहीं दिया, बल्कि जब इन जर्नलिस्टों ने सवाल पूछने शुरू किए हैं मुतलका लोगों से, उस वक्त उन्होंने इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मेरी प्रॉपर्टी है ताकि
कारोबार ऊपर इल्जाम यही जर्नलिस्ट साहबान, यही हमारे अक्लकुल, इन्होंने यही इल्जाम देना था कि जी वजीर आजम साहब की पोजीशन को गलत इस्तेमाल करके बेनिफिट्स दिए गए, करोड़ों और अरबों का ज्यादा और इनके कनेक्शन ठीक मिले, इनके टैक्स के मामला, सईद गनी साहब क्या इनको गैस भी ठीक मिला, इनको फलान सब कुछ, ये तरफ छोड़ने वाले तो नहीं थे। क्या करे, कौन किस तरीके से? सईद गनी साहब से राय ले लें। सईद गनी साहब, क्या दुरुस्त तरीकाकार होना चाहिए था? सुप्रीम कोर्ट का बेंच सो मोटो ले लेता था आपकी दफा, अभी भी सो मोटो लेके बैठ जाता है। नेशनल इशू है, बड़ा कौमी इशू है, सानिया बहुत पार्टी की हुकूमत में होते हैं, उसके बाद तो शायद सो मोटो का नाम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की तारीफ में इससे बड़ा केस आ ही नहीं सकता जितना बड़ा ये केस है। मेरा जी ख्याल ये है, देखें, एक तो जो आज मैंने मशवरा भी किया कुछ वकला से, वज़ीर आज़म साहब ने कल गालिबन जुडिशल कमीशन की बात की थी अपनी रिटायर्ड जज की सरबराही में जी। तो जुडिशल कमीशन जो है वो इख्तियार नहीं है वज़ीर आज़म साहब का कि वो ख़ुद से बनाएं, वो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो बनाते हैं, जिस तरह PTI के केस में बनाया गया था। उन्होंने चीफ़ जस्टिस को लिखा, फिर उन्होंने एक कमीशन बनाया, फिर उसने अपनी कार्रवाई शुरू की। जो वज़ीर आज़म साहब बनाते हैं वो इंक्वायरी कमीशन होता है, और इंक्वायरी कमीशन वो होगा जिसके जज को ये खुद लगाएंगे। 1956 का कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट, कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट है जो आप बता रहे हैं, तो फिर नहीं वो फिर मतलब जो बात की गई थी। अच्छा, दूसरा कादिर बलोच साहब, ये कमीशन रिकमेंडेटरी होता है ना, ये ऑर्डर तो नहीं पास करता, ये तो आपको भी मालूम है। रिकमेंडेटरी नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव है, अनर्थ करेगा, सामने बताएगा कि क्या सही है क्या गलत है। इल्जाम जो लगाए जा रहे हैं, असद उमर साहब जो अभी जो इल्जाम उसके पार्टी प्रेसिडेंट ने, चेयरमैन ने जो इल्जाम लगाए, उनके सच्चे झूठ होने के बारे में मेरी बात सईद गनी देखें, मैं इस बात से तो चले इत्तफाक कर लेता हूँ कि उनके बेटों ने कहा कि जो हमारी हैं फर्म्स चलें, वो हो सकता है कि कानून में जायज़ भी हो। सारे लोग ये कह रहे हैं कि जी ऑफशोर कंपनीज जो रजिस्टर्ड कराना कोई गैर कानूनी काम नहीं है, लेकिन इस केस में तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके पास इतना पैसा आया कहाँ से। और ये कहना कि भाई बेकारी थे 1936 में शुमार होता था। सुन तो ले मेरी जनाब, बिल्कुल होंगे, मैं बिल्कुल नहीं कहा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इनके जो बेटे हैं अच्छे कारोबार कर रहे हैं, क्या उनके बेटों ने ये सारा पैसा खुद कमाया या नवाज शरीफ साहब ने पैसा उनको दिया? जो मुझे याद पड़ता है कि मियाँ साहब का एक इंटरव्यू था, उन्होंने कहा कि मैंने अपना सब कुछ जो है वो बच्चों को दे दिया और वो खुद करें, और अब मुझे वो देते हैं जिस पे मैं चलता हूँ। शायद मुझे याद पड़ता है कुछ बरस पहले नहीं बच्चों में कहा था उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने फकीरों में, बच्चों में कहा ना, मैं ये तो कह रहा हूँ बच्चों में बांटा, मैं भी ये तो कह रहा हूँ बच्चों में बांटा ना, बच्चों में बांटा ना। तो बात ये है कि इनके बच्चों के पास जो पैसा है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब का ही दिया हुआ है, उसमें यकीनी तौर पर अगर 2-4 सालों ने बिजनेस किया तो इजाफा भी किया होगा। ये हर बच्चे को जो मिलता है वालिदैन से मिलता है, अलावा उनकी अपनी कमाई के। लेकिन ये है कि जितना से क्यों गिराए रहे हैं, तो हमने कब एतराज किया इस बात पे इस पे तो एतराज ही नहीं है कि भाई उनको नहीं देना चाहिए बच्चों को, ये मैंने नहीं कहा, तो नहीं कहा है उनके बच्चों को बिल्कुल होगा कि जिस जमाने में ये प्रॉपर्टीज खरीदी गई वो पैसा किन चैनल से गया, लीगल चैनल से गया? ये बुनियादी सवाल है कि जो पैसा उनके पास है वो आया कहाँ से और कैसे गया। इस सवाल का जवाब अपना नजीब मलिक साहब मैं देता हूँ। उस सवाल का जवाब प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट नाइट क्लियरली दे दिया। उसने कहा कि सऊदी बैंकों से पैसे लेके हमने वहां पर स्टील मिल अपना लगाया, और इनकी बिजनेस साख फैमिली की 1936 से है। साख जो होता है उसके ऊपर लोन 12 अक्टूबर 99 को मिलिट्री 14 माह जनरल परवेज मुशर्रफ ने 14 माह जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत ज्यादती की, हुसैन नवाज को कैद में रखा, बहुत जुल्म किया, बच्चे को कैद में नहीं था रखना चाहिए। 14 माह वो बच्चा आज़ाद होता है, एक पुरानी फैक्ट्री को पॉलिश करके चलाता है, वो 24 घंटे में बिलियंस ऑफ डॉलर कमाती है, बेचते हैं, एक नई मिल लगाते हैं, यूके में प्रॉपर्टीज भी खरीद लेते हैं, अपार्टमेंट्स भी आ गए, नई फैक्ट्री भी लग गई। सर कुछ वो बात बताइए जो हजम हो जाए हमें। हजम हो जाएगा भाई साहब, लेकिन आपने ये तारीख मालूम नहीं किया कि किस वक्त प्रॉपर्टी हैंड ओवर। असद उमर साहब सर 3 चीज़ें जल्दी। एक तो उन्होंने कहा कि PTI की एलिगेशन इमरान खान की एलिगेशन, मैं हर प्रोग्राम में बताता हूँ ये इमरान खान की एलिगेशन नहीं है, ये दुनिया के 100 टॉप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो तहकीक करने वाले सहाफ़ी हैं उनकी एसोसिएशंस ने उन पेपर्स को लेके जो वो लॉ फर्म जिसने ये कंपनियां बनाई थी ये वहां से इंफॉर्मेशन आई है, ये PTI की वेबसाइट पे नहीं छपी, ये आलमी एक इदारों के पास से आई है। दूसरी चीज के बारे में और ऑफशोर कंपनियों के बारे में सर मुझे कंप्लीट करने दें, उसके बाद आप जरूर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दीजिएगा। दूसरी बात, पैसा कहां से आया?
जनरल साहब ने कहा कि पैसा आया सऊदी बिजनेस से जो वहां पे हुसैन नवाज ने लगाया। कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ये कहा कि जब हम यहां से गए तो वहां पे सऊदी अरेबिया में उन्होंने कारोबार किया। मरियम नवाज शरीफ साहब मिनर्वा के पेपर फाइल करती हैं, उसके अंदर उनसे पूछा जाता है कि सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है, ये पैसा कहां से आया है? तो उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली की वेल्थ है जो 60 साल के कारोबार से कमाई गई है, सऊदी अरेबिया की नहीं, 60 साल के पैसे से एफिडेविट। ठीक है जी। तीसरी चीज, सऊदी अरेबिया तो गए सन 2000 के अंदर थे, 1998 में लंदन की कोर्ट जो है वो डिक्री पास कर रहा है, वो कह रहा है कि आपके ये जो असासे हैं, एड्रेस देके वो कह रहा है कि ये जो आपके असासे हैं इनको अटैच कर दिया, जरा आपने वापस ना किया, और वो होशरुबा अमाउंट है जिसकी वापसी मांगी जा रही है, 1.2 अरब डॉलर, और सेटल हो गया। वो पैसा कहां से गया, हमें बता देना। वो कौन सी इनकी कंपनी थी जिसके रिटर्न्स में ये दिखाया गया कि ये पैसा बाहर जा रहा है? कौन सा इनकी फर्द था जिसकी उसमें से ये नजर आ रहा है टैक्स रिटर्न के अंदर की इधर की ये पैसा दिया गया? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से इजाजत लेनी होती है अगर आप 10 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट बाहर कर रहे हो, वो स्टेट बैंक के अप्रूवल कहां है? टैक्स रिटर्न इनके सारे फाइल हुए में किसी टैक्स रिटर्न के अंदर दिखा दें कि वो असासे दिखाए गए। इलेक्शन हर 3, 4, 5 साल के बाद लड़ते हैं, उधर जो इलेक्शन कमीशन को डिस्क्लोजर होते हैं वहां पे हमें कहीं दिखा दिए जाए। सवाल ये नहीं है बाहर कारोबार करना जायज नहीं, बिल्कुल जायज है, ये सवालात है, इन सवाल का जवाब नहीं मिलता, बाकी हर चीज का मैं जवाब मिलता। 98-99 में उस जज ने 1.2 बिलियन डॉलर के सेटलमेंट के लिए पार्क लेन अपार्टमेंट, जिसकी मलकियत उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के, उसके ऊपर डिग्री पास की। आम अवाम को जिनको ये ना समझ में आया, ये 1.2 बिलियन और 120 अरब रुपए से ज्यादा की हम बात कर रहे हैं। एक ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें। इतने अरब जो है सिर्फ दुआ करते हैं कि पाकिस्तान की कमाई में इजाफा हो जाए। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद और इसके ऊपर बात करते हैं। पाकिस्तान में आज जिससे भी बात करें वो एक चीज़ ज़रूर चाहता है कि ये जिन 200 लोगों का नाम आया है, वो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली हो, सैफुल्लाह हो या कोई और बिजनेसमैन हो, उसके ऊपर तहकीकात हों और अगर कोई कसूरवार है तो उसको सज़ा मिले। लेकिन उसका तरीकाकार जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने चुना है वो स्वाय इसके कि सबको वो सफाई की एक चिट देकर घर चला जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। असद उमर साहब, इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं? क्योंकि फ्रांस में मैंने देख रहा था, हॉलैंड का रिपोर्ट पढ़ रहा था और दुनिया के ममालिक का पढ़ रहा था, वहाँ उनकी जो टैक्स की अथॉरिटीज़ हैं, जो उनकी ये वाइट कॉलर क्राइम्स की अथॉरिटीज़ हैं, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की हैं। उन बैंक से डाटा मांग रहे हैं कि बताओ क्या क्या डाटा, हम क्या कर रहे हैं। बिल्कुल जी, तकरीबन हर जगह ये इन्वेस्टिगेशंस खुल चुकी हैं। जैसे कि आपने कहा, आइसलैंड में क्योंकि वजीर आजम खुद इन्वॉल्व थे, 24 घंटे लगे, वो रिजाइन करके स्टेप डाउन कर चुके हैं। हिंदुस्तान के अंदर अरुण जेटली जो उनके मिनिस्टर हैं, उन्होंने बिल्कुल ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसका आप जिक्र कर रहे थे, वो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बन चुकी है। तमाम दुनिया के अंदर तहकीकात हो रही हैं कि कौम का खजाना जो है वो एक करप्ट तरीके से मुल्क से बाहर ले जाया गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। पाकिस्तान के अंदर हमें रिस्पांस जो है वो ये मिला है कि वजीर आजम के जो वालिद साहब थे वो बड़े मेहनती थे, वो बड़ा अच्छा बिजनेस करते थे, उनका बेटा भी बड़ा अच्छा बिजनेस करता है, और इमरान खान को मुल्क से माफी मांगनी चाहिए। क्या कौम के साथ मजाक। सईद गनी सर, आप क्या चाहेंगे? कोई ऐसी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जिसमें FBI, FIA और फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोग हों और डाटा कलेक्ट करें और फिर लोगों को सच्चाई बताएं, स्टेट बैंक के लोग साथ बैठे। आइडियली तो यही होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से आप किस पे ट्रस्ट कर सकते हैं? आप FIA पे कर सकते हैं, देखिए ऑफिशियल डाटा पब्लिक करेंगे तो, या आप FBI पे कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री ओवरसाइट बनाइए। देखें, इसमें मेरी गुजारिश ये है कि पहले तो जिन इदारों की आप बात कर रहे हैं, अब तक भी इस पूरे पनामा एपिसोड से पहले भी बहुत सारी चीज़ें उनके पास हैं और बहुत सारे लोगों के हवाले से है। अगर उसमें से कोई एक आध चीज़ आपके सामने हो कि हाँ ये उन्होंने बिल्कुल ठीक साफ शफाफ तरीके से की है, तो फिर तो ठीक है। हाँ, अगर किसी के कान मरोड़ने कुछ करना है, फिर तो वो फौरन उसके खिलाफ ऐसे आ जाते हैं। मैं वैसे इस आर्गुमेंट से मुतफिक नहीं सईद गनी साहब, पार्लियामान बड़ी आपकी ताकत है, पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूं। एक बिल आया था, मैंने इनको बहुत जोर दिया, असद उमर साहब को 10 दफा मैंने भी इसरार किया कि आप ये टैक्स ऑडिट करवाइए। इन्होंने बिल पेश किया हुआ है असेंबली में, ये पास बैठे हैं। आपकी जमात भी इनको सपोर्ट करने पर तैयार नहीं है कि टैक्स ऑडिट पार्लियामेंटेरियन का किया जाए। देखिए,
टैक्स ऑडिट तो आप पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुंतखब लोग हैं, मेरे जैसे इंडिविजुअल को भी शामिल कर लीजिए। मैं कोई पब्लिक ऑफिस नहीं होल्ड करता। आप लोगों का टैक्स ऑडिट नहीं हो सकता। नहीं, मेरा हुआ है। आप करवाइए, सारी हुआ है मेरा भाई, सपोर्ट करिए इनके बिल, हुआ है, मैं तो इनके बिल को सपोर्ट करिए। उसमें मियां नवाज शरीफ का भी ऑडिट होगा, इनका भी होगा, इमरान खान का भी होगा। आप ये जो कह रहे हैं पार्लियामेंटेरियन का नहीं हो सकता है, तो मैं अपना बता रहा हूँ, मेरा हुआ भाई, वो हो गया, मेरा हुआ है। वो टैक्स वाली छुट्टी पे चला गया होगा उसके बाद। हुकूमत को ज्यादा तंग कर रहे होंगे तो इनका ऑडिट हो गया। ये निजाम बेहतर करने वाला ऑडिट नहीं था। और लोगों का भी हुआ होगा, ये तो नहीं कि नहीं हुआ, लेकिन ये कहना कि नहीं हो सकता है वो लॉ का हिस्सा बनाना पड़ेगा आपको ये चीज। देखिए अभी तो मेरा ये ख्याल है कि चूंकि हम इसकी बात कर रहे हैं तो इस पे पार्लियामेंट का इजलास होना चाहिए, इस पे पार्लियामेंट की तमाम जमातों से राय ली जानी चाहिए। और जो आपने कहा कि अभी तो बहुत थोड़ा सी हिस्सा है, थोड़ी सी बातें जो सामने आई है, इसकी तहकीकात बिल्कुल जालिमाना तरीके से होनी चाहिए, चाहे उसमें कोई भी हो। ये मैं नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ का नाम ले रहा, तफसीलात हासिल कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने सारे अकाउंट होल्डर्स की स्विस बैंक से तफसीलात हासिल की, हमारी पैसा वापस लेके गए, हमारी बिल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये मैं जरा आवाम को बता दूं, ये सिर्फ एक लॉ फर्म का डेटा भी निकला है, सिर्फ 200 पाकिस्तानी जो है, ये सिर्फ एक लॉ फर्म है, बाकी पता नहीं और कितने हजारों इसको छुपे हुए। बड़ी हमने टेक्निकल बातें कर ली, लेकिन नदीम आखिर में मैं ये कहना चाहता हूं, ये तमाम लोग जो पाकिस्तान के अवाम के लिटरली पेट में से पैसा निकाल के जा रहे हैं, पाकिस्तान मकरूज हो रहा है और एक अरबपति बनने पाकिस्तान के बाद, ये माशी कातिल हैं और जो कातिल के साथ करना चाहिए वो इनके साथ करना चाहिए। जनरल कादिर बलोच साहब, आप क्या कहेंगे? जनाब, मैंने काफी बातें सुन ली। असद उमर साहब की 1.2 बिलियन डॉलर की भी बात सुनी, बेशुमार चीजें हैं माशाल्लाह, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इनके पास है। मैं उनसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि इस इंफॉर्मेशन को, अपनी इस प्रिविलेज को अपने पास रखते हुए इस कमीशन के ऊपर अगर उनका एतबार है तो उनके सामने पेश करें। अगर इस पर एतबार नहीं है तो परवेज सिंह अपना रशीद साहब ने एक और ऑफर दिया था, और वो ऑफर था कि यूके में चले जाएं, वहां पर उनकी अदालतों में वहां के जो जजेस के वहां इंक्वायरी करा लें, केस करें, केस हमारे खिलाफ लाएं, अवाम के पास ले जाएं, पाकिस्तानी अदालतों के सामने चले जाएं। अगर इस किस्म की कोई कार्रवाई की गई है जो इलीगलिटी पे आती है हमारे मुल्क की कवानीन के मुताबिक, अपने तमाम वफाकी हुकूमत किस मर्ज की दुआ है, चोरों को पकड़ना, टैक्स लॉन्डर्स को पकड़ना, मनी लॉन्डर्स को पकड़ना वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है या एक इंडिविजुअल की जिम्मेदारी है? और मैं एक सेकंड कादिर बलोच साहब, मैं छोड़ देता हूँ नवाज शरीफ को, बाकी 199 लोगों को तो पकड़ ले। मैं खामोश बैठा हुआ था, प्लीज मुझे बात तो करने देना। लेकिन मेरा और आपका, हमारा पुराना आपका सईद गनी साहब का हमारा यह कि जब बारी होती है अपनी बारी पे लोग बोलते हैं ना, ठीक है। अभी बात यह है कि क्या वो तरीका है जिसको इस्तेमाल किया जाए, जिस पर आपका एतबार हो। जुडिशल कमीशन बनाया, रिगिंग के मामलात को पूरी दुनिया को आपने जलील करके रख दिया, 3 महीने 4 महीने यहाँ पर, और आपके टर्म्स ऑफ रेफरेंस, आपका टाइम पीरियड, सब कुछ वो उसके मुताबिक एग्री करके उनको दिया गया। जब उनकी बात क्या ना फाइंडिंग्स बाहर आए तो अभी आज भी आपने वो रट लगाया हुआ है, आज भी रिगिंग की बात हो रही है, आज भी गालियां उसी तरह से पड़ रही है हर एक। तो हमारी मुल्की तरीका, मुल्क में जो भी तरीका है मुरवजा, उसके मुताबिक कानूनी जो भी तरीका जो इन्वेस्टिगेशन आपको चाहिए वो करवा लीजिए, हमारी ट्रायल कर लीजिए। कल कौमी असेंबली है, उसके बाद ज्वाइंट सेशन होना है, वहां पर कार्रवाई कीजिए, अवाम के पास जाइए, अवाम को पार्लियामेंट के अंदर इसका हल जरूर निकलना चाहिए। जनरल कादिर बलोच साहब, डिबेट भी होनी चाहिए और पार्लियामेंट्री ओवरसाइट भी होनी चाहिए। मेरे पास प्रोग्राम कम हो गया। जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, जनाब असद उमर साहब और सईद गनी साहब, आप सबका शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।